देखो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। टोटल 30 एमसीक्यू है, ठीक है। देखो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हल्का सा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के केस में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हल्का सा डिस्कस कर लिया जाए, बिकॉज मैक्सिमम एमसीक्यू तो इसी से रहेगा। बोलो सबसे पहले हम लोग के बैलेंस शीट में जो एसेट्स जिसको हम लोग को बेचना है वो सब यहाँ आता है। टू सन्ड्री एसेट्स करके एक हेडिंग बना लेते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स। बट इसमें सारे एसेट्स नहीं आते हैं, कैश नहीं आएगा, बैंक बैलेंस नहीं आएगा, उसके लिए तो अलग से कैश या बैंक अकाउंट बन जाएगा। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस भी नहीं आएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गुडविल आता है ना, गुडविल को भी हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी एसेट्स आ जाएगा, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज़, जो आउटसाइड लाइबिलिटी जिनका हमको पहले पेमेंट करना है वो सब इधर आ जाएगा, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जैसे क्रेडिटर आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, या कोई पार्टनर का स्पाउस का लोन है वो भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई एसेट से रिलेटेड हम लोग प्रोविज़न मेंटेन करते हैं या रिजर्व मेंटेन करते हैं वो भी आता है। जैसे डेटर के ऊपर अगर प्रोविज़न मेंटेन किए होंगे तो वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बाय पीबीडी। अगर हम लोग जैसे कि इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग आईएफआर बनाए होंगे तो वो भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो दो स्पेशल पॉइंट था ना यहाँ पर, एक पीबीडी कैंसिल हो जाता है और एक आईएफआर। अब इसका फिर फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी एसेट्स हैं इनको हम लोग बेचेंगे, पैसा रियलाइज करेंगे, तो यहाँ पर आएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। जितना भी अमाउंट आएगा वो हम लोग लिखते जाएंगे। प्रॉफिट लॉस तो ओवरऑल अकाउंट के अंदर में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट है एसेट का 1 लाख का, हम लोग को उससे मिला है 80,000, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 80,000 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ का पेमेंट भी करना होगा, और लाइबिलिटी में तो क्वेश्चन साइलेंट भी रहता है, तो पर भी हम लोग को पेमेंट उसका करना है। तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट है जिसको हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर रहे, पार्टनर उसको टेक ओवर कर रहा है, तो वो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी है उसको पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ले लेता है, तो वो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद फर्म का अगर कोई रियलाइजेशन का खर्चा है और वो फर्म पे कर रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसमें तो अलग अलग केस भी बनता है ना, फर्म का खर्चा फर्म पे किया या पार्टनर पे किया, ठीक है। चलो, इसके बाद इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, और अगर अपने क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आएगा, और ये ट्रांसफर कर देंगे किस में, सारे पार्टनर्स में बांट देंगे इन द, इसमें तो एक ही रेशो होता है, ओल्ड न्यू का तो कोई चक्कर नहीं है। तो इस चैप्टर में रेशो का कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल एक ही रेशो दिया रहता है, उसी में हम लोग को बांटना होता है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे पार्टनर्स में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ रहता है। उसके बाद अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आएगा, और वो भी लॉस भी बढ़ जाएगा पार्टनर्स में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अच्छा, अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसका अकाउंट अलग से बनता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और वहाँ पर उसका जा करके पेमेंट होता है, ठीक है। और लास्ट में फिर हम लोग एक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, और लास्ट में दोनों का टोटल मैच करना चाहिए, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े थे। चलो अभी स्टार्ट करते क्वेश्चन। पढ़ो। सान्या, सार्थक एंड नित्या वेर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio 4:3:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2023, and on this date the firm had debtors amounting to 3 लाख and provision for doubtful debt भी है 30,000 का। तो जब हम लोग बिजनेस बंद करेंगे तो ये डेटर 3 लाख का यहाँ आ जाएगा और पीबीडी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑन डिसोल्यूशन डेटर फॉर ₹20,000 प्रूव्ड बैड, मतलब 20,000 तो डूब गया। तो अगर हमारे पास 3 लाख का डेटर था, 3 लाख में कितना डूब गया, 20 तो डूब ही गया, तो कितना बचा, 2,80,000 का डेटर बचा। एंड जो रिमेनिंग डेटर्स बचे उनसे कितना रियलाइज़ हुआ, 90%, मतलब 10% कम मिला, मतलब 10% और डूब गया। तो फाइनली बताओ अमाउंट कितना रियलाइज़ हुआ हमारे डेटर से। तो बताइए इसमें पीबीडी का एक्चुअली कोई रोल भी नहीं है, वो तो पीबीडी बस कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को डेटर पर फोकस करो। डेटर कितने थे, 3 लाख के, उसमें से कितना डूबा, 20,000, तो कितना बचा,
280, और उन 280 से भी कितना रियलाइज हुआ? 90% रियलाइज हुआ। तो 280 का 90% जो भी अमाउंट आएगा निकाल लो, कितना? 2,52,000। ठीक है, समझ में आया ना? बस नेट में कितना अमाउंट रियलाइज हुआ वो पूछा, 2,52,000। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ये जो 2,52,000 रिसीव हुआ, इसका क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसको अदर लैंग्वेज में भी पूछ सकता था कि बताओ रियलाइजेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, कितने से डेबिट होगा। वो लैंग्वेज भी लिखा हुआ रह सकता था कि क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट करके लिखा रह सकता था। ठीक है, एमसीक्यू बनाते बनाते तुम्हारे चैप्टर का कंसेप्ट आते जाएगा। ठीक है, बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो कौन कौन सा आइटम है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है? पहचानो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होता ही है, जनरल रिजर्व नहीं होता। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पार्टनर का लोन अकाउंट भी अलग से बनता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। गुडविल जाता है, तो दो चीज़ जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी जाता है और गुडविल भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 4। ठीक है, एमसीक्यू को टफ नहीं मिलेगा, जो तुम पढ़े हो ना सब्जेक्टिव तरीके से, उसी से छोटा छोटा पॉइंट मिलने वाला है। चल आगे, क्वेश्चन नंबर 3। रमा अ पार्टनर टुक ओवर मशीन ऑफ ₹50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। कितने का? 60,000 का। यानी रमा फर्म को कितने का लोन दे करके रखी है? 60,000। और वो बिजनेस से क्या ले रही है? मशीन ले रही है 50,000 का इन फुल सेटलमेंट। मशीनरी वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो तो स्टार्टिंग में रियलाइजेशन अकाउंट में मशीन को हम ट्रांसफर कर दिए। तो बता हाउ इट विल अफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नीचे बोल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से, या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000 से, या कोई इफेक्ट नहीं होगा। सोचो। देखो, हमारे पास लोन कितने का है? 60,000 का। तो यहाँ पर रमा का लोन अकाउंट बनाओ, रमास लोन अकाउंट। लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, लाइबिलिटी का 60,000 का लोन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या दे रहे हैं? एक मशीन दे रहे हैं 50,000 रुपये का, जो ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर हो चुका है? रिलेशन अकाउंट में। तो अब रमा को जब हम लोग मशीन देते तो क्या रमा टू मशीन लिखते हैं क्या? नहीं, क्या लिखते हैं? रमा टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं। लेकिन ये जो 50,000 का मशीन दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में, तो अगर तुम यहाँ पर 50,000 लिखते हो एक बार के लिए, तो बाकी हम और तो उसको पेमेंट कर भी नहीं रहे। तो 60,000 का लोन था और बदले में एक एसेट दिए कितने का? 50,000 का इन फुल सेटलमेंट में। तो 10,000 का तो फ़ायदा हुआ, वो 10,000 का फ़ायदा भी तो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट में ही होगा। तो मेरी क्लास में बताए भी थे कि जब एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं फुल सेटलमेंट में, तो एक बार में पूरा अमाउंट लिख दो। टू रिलेशन अकाउंट कितना? 60,000। तुमको हम तोड़ तोड़ के बताए, अल्टीमेटली एंट्री क्या बना? रमाज लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन कितना? पूरा 60,000। तो फाइनली रिलेशन अकाउंट तो क्रेडिट हुआ ना। रमाज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से? 60,000 से। तो आंसर होगा ए नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 60,000। ठीक है, समझ में आया ना वो क्या पूछा? कि लोन वाला जो सेटलमेंट हुआ उसमें अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जब लोन का सेटलमेंट हुआ तो उसको जो हम लोग एसेट दिए इन फुल सेटलमेंट, तो पूरा एंट्री बनेगा रमाज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और ये पॉइंट ऐसे भी याद रखना, काम आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा। चले आगे, क्वेश्चन 4। टोटल एसेट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड वेयर 30 लाख एंड टोटल लाइबिलिटी वेयर 6 लाख। जो फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं उसका टोटल एसेट्स बिजनेस में 30 लाख था और टोटल लाइबिलिटी 6 लाख था। अब तुम ये मत बोला सर एसेट्स और लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट का बराबर होता है। ये एक्चुअली लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में और भी तो आइटम होता है, कैपिटल भी तो होता है। ठीक है, ये पूरा लाइबिलिटी साइड का टोटल नहीं है, ये लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर का लाइबिलिटी है। ठीक है, एसेट से कितना रियलाइज हुआ है? 80%, तो 20,000 का नुकसान यहाँ हो रहा है। और लाइबिलिटी को कितना पे किए? 5% कम। अच्छा, लाइबिलिटी को अगर कम पेमेंट करोगे तो फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। तो बताओ, और बाकी डिसोल्यूशन में और कितना खर्चा लगा है? 30,000। तो बताओ प्रॉफिट और लॉस निकाल करके दिखाना है किसका? डिसोल्यूशन का। सिंपल, इसमें डिसोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कैसे आता है? दो ऑप्शन है। एक तो तुम बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट बना करके निकाल सकते हैं, कैसे? लॉन्ग प्रोसेस है।
इस तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास बताओ टोटल एसेट्स कितने का था, 30 लाख का था, और हमारे पास टोटल लायबिलिटी 6 लाख का था। टोटल एसेट्स 30 लाख का, टोटल लायबिलिटी 6 लाख का। एसेट से कितना परसेंट रियलाइज़ किए, 80%। तो 30 लाख का 80% 24 लाख, ठीक है। और हम लोग लायबिलिटी को कितना कम दिए, 5% कम दिए, तो 6 लाख का 5% कितना होता है, 30,000 कम, मतलब 5,70,000। तो हमको लायबिलिटी को कितना पेमेंट किए, 5,70,000 का पेमेंट किए। और बाकी फर्म को बंद करने में और कितना खर्चा आया, 30,000। कुछ नहीं बोला तो फर्म का खर्चा फर्म खुद पे किया होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो और पेमेंट किए कितना, 30,000। खत्म, बस हो गया। बोलो 6 और 24 कितना, इधर का टोटल 30 लाख आ रहा है, लेकिन इधर का ज़्यादा है, 30 और 6 36, 36 माइनस 6 है, 36 माइनस 30, 6 लाख का लॉस आ रहा है। बस हो गया, हो गया। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। एक तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, तुम सीधे कंपैरिजन करते जाओ फ़ायदा नुकसान। जो 30 लाख का एसेट है, अगर उसे 80% मिला तो 20% का लॉस तुमको यहीं दिख रहा है, कितना, 6 लाख का लॉस तो एसेट में ही हो गया। बाकी लायबिलिटी को जब 5% कम दिए तो ये तो 5% का फ़ायदा हुआ। तो बताओ जो लायबिलिटी था कितना, 6 लाख, उसको अगर 5% कम दिए तो 6 बचे 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फर्म का जो डिसोल्यूशन का खर्चा लगा कितना, 30,000। तो ये तो तुम्हारे बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस ही मान लो या खर्चा मान लो, कितना, 30,000 का। तो बस यही तीन ही चीज़ तो हुआ। बोलो तो ओवरऑल क्या हुआ, ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, कितना, 6 लाख का लॉस हुआ। तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाओ, स्मार्ट वर्क। नहीं बनाना है तो तुम अपना नॉर्मल तरीके से बनाओ, ठीक है। जिसको जिस लेवल का कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल पे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बन जाए, आगे चले। 5 ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रूप ब्रदर्स हैड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹1,50,000 का कैपिटल है, सब पार्टनर्स का मिला करके। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 35, कैश में बैलेंस है 8,000, और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है 7,000। ये तो कुछ एसेट्स लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ है, 5,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब रिलेशन का खर्चा 5,000 और ओवर लॉस ऑन रियलाइजेशन 25,000। तो पूछ क्या रहा है, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ एसेट। पूछ रहा है एसेट को बेच करके कितना पैसा आया। तो ये तो इस अकाउंट को बनाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एसेट्स कितना था, लायबिलिटी कितना था, लायबिलिटी को कितना पेमेंट किए, कैश से कितना पैसा आया होगा, वो तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। बाकी प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको तो बनाना पड़ेगा लॉन्ग प्रोसेस से ही। अब इसमें देखना फंसोगे क्या, पता है, इसका स्टार्टिंग में एसेट्स और लायबिलिटी का डिटेल पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ। देखो कैपिटल तुमको बता रहा है कितना, 1.5 लाख। बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना बता रहा है, 35,000। ये तो चल जाएगा रिलेशन अकाउंट में, लेकिन रिलेशन अकाउंट में जब तुम एसेट्स लिखोगे तो कितना एसेट्स लिखोगे, एसेट्स का तो डिटेल नहीं पता। तो तुमको सबसे पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। याद है कंसेप्ट पढ़े थे, लास्ट में टॉपिक था डिसोल्यूशन चैप्टर का, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उससे हम लोग को एसेट्स निकालना पड़ेगा। निकालो तो क्वेश्चन नंबर 5। एक छोटा सा बैलेंस शीट बना करके देखो तो कितना एसेट्स हम लोग के पास होगा। ये तुमको लगेगा लॉन्ग क्वेश्चन के जैसा ही है सब, बट इसको प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। हम लोग के पास पार्टनर्स का कैपिटल है 1.5 लाख, तो ये हो गया कैपिटल 1,50,000, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स ले लेते हैं, उसको क्रेडिटर्स बोल देते हैं हम। 35,000 का एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। कुछ कैश बैलेंस दिया हुआ है 8,000, ठीक है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, वो एसेट साइड में रहता है, लॉस P&L का डेबिट बैलेंस 7,000। बस इतना इन्फॉर्मेशन है। बाकी तो फर्म को जब बंद करे उसके बाद का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बताओ हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में एसेट्स आ जाएगा, सन्ड्री एसेट्स, देखो सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर आएगा। इधर हो गया 1,85,000, 185 में से 15 गया, 1,70,000, ठीक है। अब ना रिलेशन अकाउंट बनेगा।
तो हमारे पास एसेट्स है 170। अब बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स 170 एंड बाई सन्ड्री लाइबिलिटी, उसमें तो यही आ जाएगा 35,000। हो गया। अब देखो एसेट को बेच करके कितना पैसा आया होगा बाई कैश, वो तो हमको ढूंढना है, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है। अच्छा, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ है वो क्वेश्चन में बता दिया है। लॉस इधर आता है ना, लॉस ऑन रियलाइजेशन बताया फॉर्म में 25,000। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो लाइबिलिटी को तो फुल पेमेंट करेंगे टू कैश। 35। और एक पॉइंट और है, रियलाइजेशन में खर्चा भी लगा था कितना, 5,000 का, उसका भी पेमेंट करेंगे रिलेशन टू कैश 5,000। तो बस हो गया ख़त्म। इतना एसेट था, इतना लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिए, एक्सपेंस का पेमेंट कर दिए, एसेट को बेच करके कितना पैसा आया होगा वो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और फर्म का लॉस था 25,000 का। देखो 170 35 + 5 40, 210 210 210 माइनस 60, 210 माइनस 60 1 50। तो ये तो 2-3 मिनट लग जाएगा, और ये भी वही बना पाएंगे जो पहले से बना करके गए, तुरंत सोचना पड़ेगा ना। हो जाएगा। तो कभी तुमको प्रॉफिट लॉस ढूंढने बोल देगा, कभी ये ढूंढने बोल देगा एसेट से कितना पैसा आया, लाइबिलिटी को कितना पेमेंट किया। ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अभी तक बस 5 ही क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, महक एंड रवीस वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द लोन गिवन बाय महक टू द फर्म, महक फर्म को लोन दिए 30,000, रवीस कितना दिया है 15,000, ये दोनों तो पार्टनर है। एंड मिसेज रवीस मतलब रवीस की वाइफ कितना दी है 10,000, ये तो आउटसाइडर है। तो बताओ पहला पेमेंट किसको होगा, ये तो ईजी है, किसको होगा? रवीस को पहले नहीं होगा, महक को पहले नहीं होगा, पहले किसको होगा? मिसेस रवीस को होगा। ये तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट बोला, तो एज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट पहले बाहर वालों को पेमेंट होता है, उसके बाद पार्टनर के लोन अकाउंट का पेमेंट होता है, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट होता है। याद रखना, पहले आउटसाइडर को, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल का। 7 नंबर, Pawan, a partner, was appointed to look after the process of dissolution of firm, for which he was allowed a remuneration of rupees 75,000। बताओ, पार्टनर है पवन, उसको हम लोग अपॉइंट किए फर्म का डिसोल्यूशन प्रोसेस संभालने के लिए, जिसके लिए उसको रेमुनरेशन देंगे कितना 75। इसका क्या एंट्री होता है रेमुनरेशन देने का? अगर पार्टनर को रेमुनरेशन मिलेगा फर्म के तरफ से, तो फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन। जर्नल एंट्री तुम लोग प्रैक्टिस खूब किए हुए हैं, याद है? रेमुनरेशन वाला पॉइंट का तो खूब प्रैक्टिस किए थे। बोलो पहला एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन। सबसे पहले जब भी रेमुनरेशन का पॉइंट आए तो पहले पार्टनर को रेमुनरेशन दे दो, कितना 75। इसके बाद क्वेश्चन में आगे देखेंगे, ऐसे हम लोग पढ़े थे। अब देखो, अब इसके बाद दो चीज़ होगा। अभी तक कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि खर्चा पवन बियर करेगा, अभी तक तो खाली लिखा हुआ उसको अपॉइंट किए, जिसके लिए उसको रेमुनरेशन कितना मिलेगा 75। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है पवन एग्रीड टू बियर द, इसका मतलब पवन को ये 75 मिल रहा है ना, अब इसी में वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करेगा। इसका मतलब अब जो खर्चा लगेगा वो कौन देगा? पवन। तो अगर आगे का जो भी खर्चा है वो पवन का, अगर पवन ही पे करेगा तो उसका तो फिर हम लोग को कोई एंट्री पास नहीं करना है। सो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है 60,000, कौन पे किया? पवन। तो ये खर्चा तो पवन का ही मानेंगे, और पवन खुद ही पे किया, तो पवन का खर्चा पवन खुद ही पे किया, तो ये तो फर्म का कुछ है ही नहीं, नो एंट्री। तो फाइनली रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पवन हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पवन का कैपिटल अकाउंट बोलो क्रेडिट होगा कितने रुपए से? कितना 75। ठीक है। हम जर्नल एंट्री किए तुम लोग को याद दिलाने के लिए, जो हम पढ़ाए थे टॉपिक। सबसे पहले हम लोग यही कर रहे थे ना, रेमुनरेशन का एंट्री लिख रहे थे, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे थे कि आगे का कहानी क्या है। ठीक है, हो जाएगा। 8,
On dissolution of the firm of Ramesh, Suresh and Naresh had agreed to bear all realization expense, जिसके लिए उसको कितना मिलेगा 14,500, यानी उसको जो 14,500 रेमुनरेशन मिल रहा है उसका तो एक एंट्री बनेगा, बोलो क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश 14,500। बाद में एक्चुअल खर्चा कितना है 11,000, ये तो अब नरेश को ही बियर करना पड़ेगा क्योंकि लिख दिया है विच वेयर पेड बाय, और नरेश ही पे किया, तो इसका तो कोई एंट्री नहीं होगा, बस हम लोग उसको कितना देना है 14,500। तो फाइनली बताओ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू नरेश कितना होना चाहिए 14,500। ठीक, तो बस पैटर्न पहचानते जाओ, एमसीक्यू कैसी तरीके से पूछ रहा है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ एबीसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये क्या होता है, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 40,000 का, विल बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, कहाँ जाएगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में तो बनता ही नहीं है, रिलेशन अकाउंट में जाएगा नहीं, बैंक अकाउंट में जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। 10 Dada, UV and Viru were partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their books showed workman compensation reserve 1 लाख का रिजर्व है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है कितना 60,000। तो बताओ हाउ इट विल अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तुम अभी आंसर मत पढ़ो बिकॉज तुमको पहले खुद में पता होना चाहिए कि आंसर होना क्या चाहिए, तब आंसर पढ़ोगे तो फायदा भी है। तो बताओ ये टॉपिक क्या था WCR वाला, रियलाइजेशन अकाउंट में WCR का क्या कंसेप्ट था, अगर WCR के ऊपर क्लेम है, WCR के ऊपर क्लेम है तो उतना क्लेम हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट साइड में, उतना रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसका हम लोग पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिजर्व बच जाता है एक्स्ट्रा वो कहाँ चल जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चल जाता है बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये बाकी एक्स्ट्रा जो है ये चल जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एज पर क्वेश्चन हमारे पास टोटल रिजर्व है कितना 1 लाख, लेकिन क्लेम कितना है 60, तो यहाँ पर 60,000 ट्रांसफ़र होगा और बाद में 60,000 का पेमेंट भी कर देंगे, यहाँ 60,000 जाएगा ना, 60,000 जाएगा, 60,000 का पेमेंट कर देंगे और बाकी 40,000 सीधे कहाँ चल जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इतना पहले मन में रिवाइज करो, अब पॉइंट को पढ़ो, अब पहचानो कि ये बात कहाँ पर लिखा हुआ है। पहला, ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, तो वो तो सिर्फ इतना वाला बात बताया कि 40,000 बटेगा। दूसरा, 1 लाख विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड 60,000 विल बी पेड ऑफ, ये भी बात गलत है, 1 लाख नहीं ट्रांसफ़र होगा, कितना ट्रांसफ़र होगा 60,000 ट्रांसफ़र होगा और 60,000 पे होगा। तीसरा, 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी पेड ऑफ एंड बैलेंस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये तो पूरा एक्सप्लेन किया, 60,000 कहाँ ट्रांसफ़र होगा रिलेशन अकाउंट में और बाकी को पे कर देंगे और 40,000 को कहाँ कर देंगे पार्टनर्स में बांट देंगे, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन सही है। डी देख लो, बोलता सिर्फ 60,000 क्रेडिट होगा कहाँ पर रिलेशन अकाउंट में और उसको पे कर देंगे, तो वो सिर्फ इतना बात बताया कि 60,000 ट्रांसफ़र करके पे कर देंगे, फिर ये बात नहीं बताया, तो पूरा बात किस में बताया, पॉइंट नंबर सी में, ठीक है। एक एक छोटा छोटा ट्रीटमेंट जो है चैप्टर का उसको MCQ में पूछ रहा है। चला गया। क्वेश्चन नंबर 11, Aditya, Abhinav and Ankit were partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:3. On 31st March 2022, the firm was dissolved. Aditya was appointed to complete the dissolution process for which he was allowed a remuneration of rupees 42,000 and Aditya also agreed to bear the dissolution expense. तो इसका मतलब हमको उसको 42,000 तक तो देना ही है। अच्छा, और वो क्योंकि अब खर्चा बियर करने वाला, तो आगे का खर्चा से हमको कोई मतलब नहीं होगा। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है फर्म में 33, जो कौन पे किया है आदित्य, तो वो तो आदित्य का खर्चा आदित्य खुद ही पे किया, तो हम लोग को सिर्फ किससे मतलब है 42। सो बताओ आदित्य का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रिएट होगा 42। ये तीसरे बार रिपीट हुआ ये पैटर्न का क्वेश्चन, और ये बार बार रिपीट भी हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो रटा जाए, कंसेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द टोटल एसेट्स वेयर 6 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 240। एसेट से कितना रियलाइज हुआ है 720 और रिलाइजेशन का खर्चा कितना लगा है 8000। सिंपल प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो दो तरीका, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल रिलेशन अकाउंट बना करके भी बता सकते हो। बताओ अगर हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएं, इसी में इतना छोटा में तो बन जाएगा। बोलो एसेट्स कितना था 6 लाख, इधर लिखेंगे। लाइबिलिटी कितना है 240, इधर लिखेंगे। एसेट से कितना रियलाइज हुआ 720, इधर आएगा, है ना। और रिलेशन में खर्चा कितना लगा है 8000। अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो इस लाइबिलिटी का तो पेमेंट कर ही देंगे। कितना 2,40,000। तो बस बताओ फॉर्म में प्रॉफिट आया कि लॉस। जोड़ो, अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। 7 8 9, 9,60,000 और इधर कितना हो रहा है 6 7 8 848 और इधर 960, 1,12,000 का प्रॉफिट। और इसको स्मार्ट वर्क करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखो एसेट्स है कितना 6 लाख और रिलाइज कितना हुआ है 720, तो 1,20,000 एक्स्ट्रा आया, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लाइबिलिटी तो जितना था उतना ही पेमेंट किए, तो उसमें ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस, बस एक एक्स्ट्रा खर्चा लगा कितना 8,000। तो 8,000 का खर्चा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा 1,12,000। तो एमसीक्यू को इस तरीके से डील करो। हो गया। क्वेश्चन 13, एक्स अ पार्टनर वाज असाइंड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज अलाउड अ रेमुनरेशन कितना 15,000। तो इसका एंट्री बोलो, एक्स को रेमुनरेशन देने का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 15,000। अच्छा अभी तक कहीं बोला नहीं कि वो बियर करेगा। ठीक है, आगे एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 20,000, जो कौन पे कर रहा है एनदर पार्टनर वाई। सो बताओ बाय व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन। सोच के बोलो कितना आंसर होना चाहिए। रिलेशन अकाउंट फाइनली कितने से डेबिट होगा, तुम एंट्री बना करके देख लो फाइनली रिलेशन अकाउंट कितना से डेबिट होगा। देखो हम लोग को उसको जो रेमुनरेशन देना है उसके लिए तो एंट्री होगा ही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 15,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम लोग उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं 15,000, बट कहीं पर भी लिखा है कि वो बियर करेगा, खर्चा बियर करेगा नहीं। इसका मतलब इसको तो इसके सर्विस के बदले पेमेंट कर रहे हैं, बाकी जो खर्चा लगेगा वो फर्म का है। तो बाद में जो खर्चा लगा रिलेशन में खर्चा कितना लगा 20,000, ये पार्टनर का नहीं है, किसका है फर्म का है, लेकिन इसको कौन पे कर दिया वाई। तो फर्म का खर्चा वाई पे कर रहा है, तो उसका भी तो एंट्री यही होगा ना, फर्म का खर्चा वाई पे किया, फर्म का खर्चा कितना 20। तो कुल मिलाकर के रिलेशन अकाउंट कितने से डेबिट हुआ 15 और 20 35,000 से। मैं तो रिलेशन एक्सपेंस का एंट्री पर कमांड होना चाहिए। चले आगे। अब जब सब्जेक्टिव चैप्टर को पढ़ने बैठोगे, मतलब जैसे 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो अब ध्यान से पढ़ोगे। जैसे क्वेश्चन देख लिया एमसीक्यू को तो एक आइडिया लग रहा है ना कि किस तरीके से चैप्टर को हमको पढ़ना है, मतलब कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू तो कहीं से भी बनेगा। ठीक है। 14, अरुण, बासु एंड तरुण वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Firm was dissolved. On this date, the following assets and liability were appearing in the books. क्या क्या पढ़ो, बिल्डिंग है 2 लाख का, फर्नीचर है 80,000 का, स्टॉक है 70,000 का, गुडविल है 10,000 का, डेटर है 40,000 का, कैश है 20,000 का। एसेट्स तो सारा ही बता दिया। लाइबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर है 50,000 का, अरुण्स लोन पार्टनर का लोन है 60,000 का, तरुण्स ब्रदर्स लोन 30,000 का। अच्छा इसमें एसेट्स भी बता रहा है, लाइबिलिटी भी बता रहा है, कैपिटल नहीं बता रहा है। हालांकि हमको कैपिटल जाने का जरूरत नहीं होगा। एसेट से कितना रियलाइज आया 340। तो बताओ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, बस प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो देखो ना, लाइबिलिटी तो जितना था उसको उतना ही पेमेंट किए होंगे, उसमें तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉस हुआ नहीं होगा। बस जो प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा वो किस में हुआ होगा, एसेट्स में। तो एसेट्स जोड़ लो कितने का था और कितना पैसा आया। बोलो एसेट्स कितना है, जोड़ो 2 लाख, 280 प्लस 70 350, 350 प्लस 10 360 कितना 4 लाख। मत जोड़ना क्योंकि कैश रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता है। हाँ तो बेचने वाला तो यही सब एसेट है ना, कितना 4 लाख, और उससे आया कितना 340, तो कितने का लॉस 60,000 का लॉस। हाँ किसी से मिस्टेक क्या होता है पता है, वो हड़बड़ में
ये 20,000 को भी जोड़ करके टोटल एसेट्स कर लेता कितना 420 और बोलता आया कितना 340, तो शायद वो 60,000 के जगह 80,000 को लॉस में टिक मार देता। हो गया कंप्लीट। 15 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर्स है 3,20,000, फर्म का कैपिटल है 4,80,000, बैंक बैलेंस है 50,000 और बाकी अदर एसेट से रियलाइज कितना हुआ है 6 लाख। तो प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो सुनो, फिर वही बात है, लाइबिलिटी को तो उतना जितना था उतना पेमेंट किए होंगे, प्रॉफिट लॉस एसेट्स में हुआ होगा, तो अदर एसेट से रियलाइज हुआ है 6 लाख, लेकिन अदर एसेट्स है कितने का वो तो मालूम नहीं है। तो ये तो फिर वही बैलेंस शीट बना करके पता करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना एसेट्स होगा। अच्छा, अगर तुम बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते हो तो नॉर्मल ये वाला भी तो इक्वेशन होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल से भी कंपेयर कर सकते हो, जिसको जैसा ठीक लगे। बट जितना देर में ये लिखोगे उतना देर में तो बैलेंस शीट से भी पता लग जाएगा, है ना। बोलो कैपिटल कितना है, क्रेडिटर कितना है 320 लाइबिलिटी में आएगा। और बोलो फर्म का कैपिटल कितना है 480, बैंक बैलेंस कितना है 50, बस। तो बाकी सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा और तो कुछ है नहीं। बोलो 480 और 320 8 लाख, 8 माइनस 50 7,50,000 और आया कितना 6 लाख। तो कितने लाख का लॉस 1.5 लाख का लॉस। ठीक है, तो यही तो वर्किंग हुआ MCQ के लिए, इतना ही तुमको दिमाग लगाना है। हम MCQ को MCQ जैसा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे पूरा लिख लिख के तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बोलो 16 बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन कितना है 2 लाख का क्रेडिटर है। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 1,20,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज़ ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश ले लिया है कितना 8,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो देखो मोटा मोटी हुआ क्या, टोटल क्रेडिटर कितना है 2 लाख, उसमें से आधा क्रेडिटर जो है वो कुछ फर्नीचर ले रहा है कुछ जिस भी रेट में, और कुछ कैश ले रहा है कितना 8,000। बाकी रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हम लोग कितना पे कर रहे हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो आधा क्रेडिटर अब कितने का बचा 1 लाख का, उसको 5% कम पेमेंट करेंगे तो 95,000 पेमेंट करेंगे। तो बताओ बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी मतलब फाइनली कितना पेमेंट कर रहे हैं। अब देखो कोई इसमें उलझ जाएगा कि उसको फर्नीचर दे रहे 1,20,000 का एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10% लेस, उतना कैलकुलेशन करो मत। तुम एक बात बताओ, आधा क्रेडिटर जो था वो कुछ फर्नीचर लिया और फाइनली पैसा कितना लिया 8,000 और बाकी रिमेनिंग क्रेडिटर कितना लिए 95। तो पेमेंट तो 95 और 8,000 टोटल 1,03,000 ही निकला, 1,03,000। MCQ में जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फटाफट से सोचो। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे ना जब एसेट्स और लायबिलिटी का आपस में सेटलमेंट होता है तो उतने पार्ट का एंट्री नहीं होता है, बस उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट जो हम लोग को लेना देना होता है बस उतना ही करना होता है। 17 चूज द करेक्ट ऑर्डर in which a partnership firm at the time of its dissolution will apply the amount realized from sale of assets including any amount contributed by the partners towards the payment। मतलब ऑर्डर ऑफ पेमेंट बोल रहा है। बोलो तुम पहले यहाँ से खुद से बनाओ फिर आंसर मिलाना, आंसर पढ़ के फायदा नहीं होगा। बोलो पहले किसको पेमेंट करेंगे, पहले कैपिटल को नहीं, पहले फर्म का डेप्ट को, पार्टनर का लोन, पहले फर्म का डेप्ट मतलब बाहर वाला लायबिलिटी नंबर 1, उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल, और उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो फिर लास्ट में पार्टनर्स ही आपस में वो पैसा भी बांट लेंगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 4th नंबर, पहले फर्म अपना डेप्ट चुकाएगा आउटसाइड लायबिलिटी, उसके बाद पार्टनर का लोन, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल, और फिर सरप्लस अगर फिर भी बचता है वो डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बन गया 1 2 3 4 QPRS, QPRS, QPRS। कौन सा? नहीं 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 नहीं, क्या चीज़? नहीं नहीं, इसका एक बार आंसर देख लेते। 17 का डी है। सेवनटीन का डी ही होगा।
पहले फर्म अपना लाइबिलिटी चुकाया, फिर पार्टनर का लोन का पेमेंट किए, फिर पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट किए, उसके बाद सरप्लस बचने का मतलब समझो क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एसेट्स को बेचे पैसा आया, उस पैसे से हम बाहर वाला का पेमेंट किए, फर्म अपना लाइबिलिटी को चुकाया, लोन का पेमेंट किए, पैसा देते जा रहे हैं। पार्टनर्स का जो कैपिटल अमाउंट में होगा, फाइनल पेमेंट का बात नहीं कर रहे, फाइनल पेमेंट का नहीं, जो उसके कैपिटल का था कैपिटल का भी पेमेंट किए, उसके बाद फाइनल प्रॉफिट और लॉस बचता है। हम लोग एक्चुअली रेशन अकाउंट में पहले वो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं, लेकिन जब पैसा बांटने का बारी आएगा तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे नहीं हो रहा है। पैसा जब बांटना तो पहले बाहर वाले को दे दिए, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट कर दिए, पार्टनर का जो कैपिटल अमाउंट होगा वो पार्टनर को दे दिए, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा, वो वही पैसा बचेगा जितना प्रॉफिट हो रहा है। तुम्हारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, जो प्रॉफिट बच रहा है वही बचेगा, तो वो प्रॉफिट फाइनली किस में बटेगा, इन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, हम लोग बनाने का सीक्वेंस हम लोग का वैसा है कि हम लोग रेशन अकाउंट बनाते हैं और हम लोग का पहले क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है, और फाइनली कैपिटल अकाउंट का लास्ट में क्या होता है, पेमेंट होता है। लेकिन वो तो अकाउंटिंग करने का प्रोसेस है। पैसा बांटने में अगर हम बोलेंगे तो पहले पैसा किस तरीके से बटेगा, पहले बाहर वाले को लायबिलिटी को पैसा दे दिए, लोन का पेमेंट कर दिए, कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है समझो जितना पूंजी लगाया उतना पैसा दे दिए, उतना देने के बाद अगर तुम्हारे पास पैसा बच रहा है, इसका मतलब एसेट्स महंगे में बिके होंगे तो ज़्यादा पैसा आ गया होगा, लायबिलिटी को कम पेमेंट किए होंगे तो वहाँ फ़ायदा हो गया होगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है। एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो क्या करेंगे, चुका देंगे। ये तो तुम ऐसे सोचो ना, मान लीजिए कुछ लोग धंधे में बिजनेस लगाए, ठीक है, 3 दोस्त मिल करके PQR धंधे में लगाए, 5 लाख 5 लाख और 5 लाख, इतना पैसा लगाए। अब इनसे बिजनेस कर रहे हैं, इन्हीं से एसेट्स वगैरह बिजनेस में खरीदा गया, धीरे धीरे बिजनेस चल गया। अब बिजनेस में एसेट्स लायबिलिटी का अमाउंट बदल चुका। अब अचानक से मान लीजिए तीनों को अगर बिजनेस को बंद करके जाना है तो क्या होगा, एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे और फिर अपना पैसा ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए एसेट्स को बेचने गए और अगर एसेट्स महंगा में बिक गया, ठीक है, तो पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है, अब उस पैसे से जब तुम लायबिलिटी को चुकाओगे और अपना अपना कैपिटल निकालोगे तब पर भी तो पैसा बचेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है। क्यों, एसेट्स महंगा में बिका है तो प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली किस में बटेगा, पार्टनर्स में तो बटेगा, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये इनफैक्ट तुम लोग पढ़ोगे, अभी जो तुम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हो ना 12th क्लास में, तुम जब इसमें जाओगे बीकॉम में जाओगे ग्रेजुएशन में, वहाँ फिर से डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पर तुमको डिसोल्यूशन में ये करके दिखाना होता है, इसको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, मतलब पैसे को बांटने वाला। तो ये जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ये भी रहेगा, इसके साथ एक कंटिन्यू आगे चलेगा कि पैसे को कैसे बांटा जाता है। याद रखना, मेरा बात पढ़ोगे, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 18 पढ़ो, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ओम्स ब्रदर्स हैड partners capital amounting to ₹6 lakh, sundry liability 1,40,000, कैश और बैंक बैलेंस बता रहा है 32,000 और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस बता रहा है 28,000। ठीक है, इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड लॉस ऑन रिलेशन कितना हुआ है 20,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो अच्छा ये तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, अमाउंट राइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स निकालना है। तो उसके लिए तो पहले एसेट्स कितना है वो लॉन्ग प्रोसेस से बनाए थे ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ही तो बनाए थे, कौन सा 5, चलो फिर से बनाओगे तो होगा प्रैक्टिस। आप थोड़ा स्पीड में बोलो क्या क्या करना पड़ेगा। पहले एक बैलेंस शीट बना करके हम लोग को एसेट्स का पता करना पड़ेगा। एसेट्स एग्जाम में तुम सब लिखने मत जाना, बस तुमको अपना वर्किंग करना है। बोलो क्या क्या है। पार्टनर्स कैपिटल कितना, 6 लाख, ये कैपिटल इधर आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख। और सन्ड्री लायबिलिटी 140, कैश एंड बैंक बैलेंस 32, कैश एंड बैंक बैलेंस 32, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस 28,000, वो भी इधर ही रहेगा। ठीक है, बस बाकी क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, सन्ड्री एसेट्स जोड़ो कितना रहा, 740 माइनस 3 4 5 60, 680 का सन्ड्री एसेट्स है। अब 680 का सन्ड्री एसेट्स है। ठीक है, और हम लोग को रियलाइजेशन एक्सपेंस, अच्छा हाँ 680 का सन्ड्री एसेट्स निकला ना, अब तुमको वो बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रिलेशन अकाउंट बनाओ, ये तो पूरा लॉन्ग प्रोसेस ही बनेगा ना।
सबसे पहले 2 सन्ड्री एसेट्स, 680 का सन्ड्री एसेट्स, 22 सन्ड्री लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितना है 140, ठीक है। एसेट को बेच करके कितना पैसा आया वो ढूंढना है, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। लाइबिलिटी को तो हम लोग उतना ही पेमेंट कर दिए होंगे टू कैश, 1,40,000 का ही पेमेंट कर दिए होंगे। अच्छा, एक और खर्चा लगा है ना डिसोल्यूशन में, एक खर्चा और लगा है, कितना, रिलेशन एक्सपेंस लगा है 20,000, ठीक है। और हम लोग को लॉस ऑन रियलाइजेशन आया था 1,00,000 का, तो वो लास्ट में यहाँ पर आता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन 1,00,000। बोलो कितना है होगा, कितना, 560, इधर का कितना 840, 840 में से 240 गया, 6,00,000 कैश आया 6,00,000, ठीक है ना, कैश आया 6,00,000। ठीक जोड़ लिए ना, सही जोड़े ना। नाइनटीन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर रेक्स एग्री टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क फॉर 10,000, मतलब उसको रेमुनरेशन मिल रहा है, एंड वाज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि अभी तक तो हमको उसको 10,000 देना है और वो बियर भी करेगा। बाद में एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है 13,000, विच वेयर पेड बाय द फर्म, पे कर दिया किसके बिहाफ में, रेक्स के बिहाफ में। तो बोलो पहले तो इसका एंट्री बनना था क्या, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रेक्स। अच्छा, बाद में ये जो 13,000 का खर्चा ये तो रेक्स को बियर करना चाहिए था, लेकिन कौन पे कर रहा है, फर्म। तो पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रहा है, पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रहा है, तो उसका एंट्री होता है रेक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बोल रहा व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय द फर्म टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ओवरऑल तो रिलेशन अकाउंट सिर्फ 10,000 से ही डेबिट हुआ, रिलेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा 10 से। ये क्वेश्चन तो उसी से बनेगा जिनका रिलेशन अकाउंट वाला जर्नल एंट्री आता है, मन में सोचो बना लो, ठीक है। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है, यहाँ पूरा नॉट द मोड, मतलब वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मोड नहीं है, कौन सा, तो डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट से, डिसोल्यूशन का मोड नहीं है कौन सा, हाँ रिटायरमेंट नहीं है ना, रिटायरमेंट में तो डिसोल्यूशन होता नहीं, डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है कई बार, है ना, या कोई ऐसा इवेंट हो जाए जैसे कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, हम लोग पढ़े थे अलग अलग केस। तो देखो थ्योरी क्वेश्चन था, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। रिटायरमेंट में तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन 21, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट। अच्छा, वो ऑर्डर बोल रहा है आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक ही तो बोल रहा है, आउटसाइड लायबिलिटी के पेमेंट के बाद लेकिन कैपिटल से पहले। हाँ, पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होता है, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट होता है, फिर पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट होता है। तो ठीक तो बोल रहा है, आउटसाइड लायबिलिटी के पेमेंट के बाद लेकिन कैपिटल के पेमेंट से पहले। यहाँ पर आफ्टर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर, क्या कैपिटल पेमेंट करने के बाद लोन का पेमेंट होगा, नहीं, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एंड कैपिटल, मतलब पहले लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे बाहर वाले का, फिर कैपिटल, फिर लोन, नहीं, ये भी गलती है। बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, ये भी नहीं। तो सीक्वेंस याद रखना, पहले आउटसाइडर को, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का, फिर पार्टनर्स के कैपिटल का, और उसके बाद एक पॉइंट था ना, अगर बच गया तो सरप्लस डिवाइड होगा द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 22, रोहन, मोहन, सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रोहन्स लोन टू द फर्म विल बी, रोहन का लोन जो दिया हुआ है
क्या होगा, क्रेडिट होगा रोहन के कैपिटल अकाउंट में, नहीं रोहन का लोन तो रोहन के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, डेबिटेड टू, तुम एक काम करो यहाँ से नहीं पकड़ पाओगे, तुम इसका जर्नल एंट्री बनाओ ना, रोहन का लोन है, रोहन का लोन होगा, ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, अल्टीमेटली रोहन का लोन का तो पेमेंट करेंगे ना हम लोग, टू कैसिया बैंक, तो क्या ये डेबिट होगा रिलेशन अकाउंट में, नहीं रोहन का लोन रिलेशन अकाउंट में भी नहीं जाएगा, क्रेडिट होगा रिलेशन अकाउंट में, नहीं क्रेडिट होगा कहाँ पर, बैंक अकाउंट में, देखो एंट्री बना, रोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैसिया बैंक, तो बैंक में तो क्रेडिट ही होगा, कौन सा, रोहन्स लोन अकाउंट। तो इस तरह का लैंग्वेज जब आए तो तुम अपना जर्नल एंट्री सोचना, तभी आंसर मारना, नहीं तो उल्टा रिवर्स कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन 23, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर वर डेटर्स ऑफ 34,000, डेटर्स ऑफ ₹1,000 बिकेम बैड, तो 34 में एक डूब गया, 33 बचा, एंड 60% वाज रियलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर, so which account will be debited and by how much amount on the relation from debtor। तो पहले बताओ कितना पैसा मिला होगा, 34 में एक डूब गया, 33 बचा, और 33 में सिर्फ अब कितना पैसा मिलेगा, 60%, तो 60% निकाल लो, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, 6 0 0 6 0 0 6 3 18 1 19,800, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 19,800 से। हालांकि इसमें अगर ये नहीं भी पकड़ पाते, तुम्हारा अमाउंट सही आ गया तो देखो ओबीसी से भी काम चल जाएगा, बाकी तीनों का अमाउंट भी अलग है, 19,800, ठीक है। 24, अवया, मितांश एंड प्रवीण वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, ऑन 31 March 2023 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, creditors took over furniture of the book value of 50,000 at 45,000 in part settlement of their amount of ₹60,000 and the balance amount was paid to them through check। तो बताओ कितना पेमेंट की है चेक से। तो पहले देखो, क्रेडिटर्स जो है टूक ओवर फर्नीचर, क्रेडिटर है फर्नीचर ले रहा है, जिसका बुक वैल्यू, फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था 50, और किस रेट में ले रहे हैं 45 में ले रहे हैं, मतलब कोई फर्नीचर है 50,000 का, क्रेडिटर बोलता हमको दे दो ये फर्नीचर, लेकिन हम कितने में लेंगे 45 में लेंगे, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट कितना 60, मतलब यानी क्रेडिटर का अमाउंट कितना था 60,000 का था, और वो एक फर्नीचर ले रहा है जो वैसे कितने का है 50, बट उसको कितने में ले रहा है 45 में, और पार्ट सेटलमेंट हो रहा है, पार्ट सेटलमेंट का मतलब 60,000 में 45 कट गया, बाकी 15,000 पैसा हमको क्रेडिटर को और देना है, तो बस वही निकालना था, ठीक है। बढ़ा गया, ये चैप्टर थोड़ा मे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। बोलो, लता, मेहू एंड नमिता वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन इतना इतना इतना, क्रेडिटर्स टुक ओवर स्टॉक जिसका बुक वैल्यू है 80,000, लेकिन किस रेट पर ले रहे हैं 80% में, तो बताओ पहले स्टॉक किस भाव में लगेगा, 80 का 80% निकालो, 64,000 का, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट कितने का 90, तो 90 में वो घटाओ 64, 90 में 64 जाएगा तो 26,000 रुपया उसको पेमेंट कर देंगे, तो बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय द क्रेडिटर टू, अच्छा बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू द क्रेडिटर बाय चेक, हाँ तो बाकी पेमेंट कितना कर देंगे 26,000 हो जाएगा। On dissolution of partnership firm, if realization expense are paid by the firm on behalf of a partner, फर्म पे कर रहा है पार्टनर के बिहाफ में, फर्म पे कर रहा है पार्टनर के बिहाफ में, मतलब पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रहा है, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश होता, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, देन सच एक्सपेंस आर डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली जर्नल एंट्री का पूछ रहा है कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट। On dissolution of partnership firm, furniture appearing in the balance sheet was 2 lakh. 50% of the furniture, मतलब 1 लाख का फर्नीचर was taken over by partner, किस रेट में 65,000 में, एंड बैलेंस 50% को बेच दिए मार्केट में 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो बताओ अमाउंट डेबिट होगा
बैंक अकाउंट में। तो देखो जो फर्नीचर पार्टनर ले गया वो तो ख़त्म हो गया, बस जो बेच रहे उसका बात करो। तो 2 लाख में आधा फर्नीचर 50%, 1 लाख का फर्नीचर को बेच रहे कितने कम में, 20% कम में, 80,000 में, बस हो तो गया 80,000। ठीक है, रहता तो बहुत कुछ है बट उसमें फाइनल तुम जब देखो कि डिमांड जो कर रहा है उसके हिसाब से आधा पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा। (28) लास्ट 3 क्वेश्चन बच रहा है। द फर्म हैड आउटस्टैंडिंग लोन 3 लाख गिवन बाय परेश पार्टनर, मतलब पार्टनर का लोन है फर्म में। ऑन डिसोल्यूशन ही एक्सेप्टेड कंप्यूटर ऑफ रुपीज़ 2,75,000 इन सेटलमेंट ऑफ लोन। ये तुम लोग का आंसर देना चाहिए। स्टार्टिंग पहला ही क्वेश्चन शायद लोन वाला पॉइंट था ना, बताओ तो द अकाउंटिंग ऑफ अबव कैसे होगा। परेश का लोन है और उसको सेटलमेंट में कितना दे रहे हैं, ही एक्सेप्टेड कंप्यूटर ऑफ 275 इन सेटलमेंट ऑफ लोन। तो अकाउंटिंग ऑफ अबव विल बी, डेबिट करेंगे परेश का लोन अकाउंट और क्रेडिट करेंगे रिलेशन अकाउंट 275 से, डेबिट करेंगे परेश का लोन अकाउंट एंड क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन का अकाउंट 3 लाख से, डेबिट करेंगे परेश का लोन अकाउंट 3 लाख से और क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 275 से एंड परेश का कैपिटल अकाउंट 25 से। कौन सा होगा, बी होगा। उसका लोन अकाउंट तो पूरा ही कैंसिल होगा, पूरा ही चल जाएगा कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। 28 का बी। (29) अमित पार्टनर हैज़ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1 लाख इन हिज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, पार्टनर को पैसा देना नहीं है, पार्टनर से हम लोग को रिकवर करना है 1 लाख रुपया। एंड हैज़ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 2 लाख इन हिज लोन अकाउंट। अच्छा, लोन में 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस में का मतलब हम लोग को लोन का 2 लाख रुपया उसको देना है। तो ऑन डिसोल्यूशन क्या होगा, ये सेटलमेंट करना सीखे थे कि हम लोग लोन और कैपिटल में, अगर कैपिटल में डेबिट बैलेंस चल जाता है तो क्या हम उसको लोन का पूरा 2 लाख रुपया चुकाएंगे, नहीं। उस 2 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया तो कैंसिल होगा किसके साथ, कैपिटल के साथ, तो बस उसको 1 लाख रुपया का हम पेमेंट और करेंगे। तो 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस विल बी पेड। 2 लाख विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, 2 लाख विल बी पेड, 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। कौन सा, ए वाला। 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में और बाकी पेमेंट हो जाएगा। एमसीक्यू जो बना ना, बड़ा खतरनाक कंसेप्ट से बना है, लेकिन हाँ ये सारा पढ़े हम लोग, छोड़े एक भी नहीं पॉइंट है। लोन अकाउंट का, डेबिट बैलेंस, जितना सब कुछ पढ़ा हुआ है। 30 एसर्शन और रीजन बोलो। द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। अच्छा काम करो, पहले तुम लोग अटेम्प्ट करो तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में फंसता है कि नहीं तुम लोग। आराम से पढ़ना, एक एक वर्ड को फोकस करना। बोलो, ए पक्का, मतलब तुम लोग नहीं फंसा ना। देखो, द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन। अच्छा सबसे पहले बताओ, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन है। तुम लोग आंसर बहुत लोग ये निकाला, हो सकता तुक्का से नहीं निकाला, ये एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन ही नहीं है। देखो क्या है, हाँ पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्यूशन का देखो कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। फर्म आगे नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकन्स्टिट्यूशन, तो उसमें तो कोर्ट का कोई रोल नहीं है। नया पार्टनर को एडमिट करना है, किसी का रिटायरमेंट होगा, किसी का डेथ होगा, पार्टनर्स आपस में रेशियो चेंज करेंगे, वहाँ पर तो कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। रीज़न क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है बिटवीन द पार्टनर्स। तो बिल्कुल सही है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आंसर तुम लोग ठीक है, सब कुछ सही दिया ए, बट सही सोच करके दिया कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का नहीं था ये, डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप का मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब जैसे इसमें एक डाउट क्या हो सकता था,
कि अगर कोई इसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म समझता तो वहाँ पर बोला है कि द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन, लेकिन वैसा नहीं है। फर्म के केस में तो कोर्ट इंटरवेन कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर पास करके कई बार फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकता है, तब तो फिर वो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तुम लोग सारा आंसर लिखा था, एक बार मिला लो ना, क्या कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार देख लो, फटाफट बोलो तो। 1 2 3 4 5 6 29 गलती है, क्या हो गया? हाँ 29 का ए ठीक तो है, 29 का ए। हाँ हाँ बोलो क्या था? हाँ अरे तो वही तो है, यहाँ पर वही तो चीज़ हो ही रहा है। अरे ये उसके अकाउंट में गया चाहे वो उसके अकाउंट में गया, अगर मेरा लोन कितना है, इधर देखो ना, मेरा लोन कितना है 2 लाख का, यानी हमको उसको 2 लाख चुकाना है, उससे हम लोग को रिकवर कितना करना है 1 लाख, तो इसमें सेट ऑफ हो जाएगा 1 लाख। कौन किसके अकाउंट में गया वो छोड़ो, अल्टीमेटली हम लोग उसको देना है कि लेना है? पैसा देना है ना 1 लाख रुपया, तो तुमको तो वो तो यहीं से तुमको सही आंसर मिल जाएगा, बैलेंस विल बी पेड। हमको रिकवर थोड़े करना, हमको तो पैसा देना ही है। तो 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। देखो एंट्री बनाते हैं 29 का, 29 पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट 2 लाख का लोन था, और पार्टनर्स का जो डेबिट बैलेंस है वो कैंसिल होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया 1 लाख, बाकी पेमेंट हम कर दिए टू कैश अकाउंट कितना 1 लाख, तो कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपया ट्रांसफर होगा, वही तो लिखा हुआ है। 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस विल बी पेड। ठीक तो देख लो बाकी और कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, फटाफट मिलाओ। डी ए बी डी सी, फिर ए सी 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 ए डी, बी सी डी सी डी डी, ए डी सी डी, ए बी 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 ए। ठीक है, एक्चुअली हम वो नहीं मिला रहे थे, हम एक्चुअली ये मिला रहे थे, हमसे टाइपिंग में कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ होगा। हम लोग आंसर मिला के थोड़े पढ़ते हैं, आंसर तो सारा सही है, हम लोग सही टिक मारे, अगर होता तो यहाँ पर ठीक कर लेते। ठीक है, तो खत्म MCQ डिसोल्यूशन चैप्टर का भी।